लिखो, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था पहले लास्ट ईयर, वो भी हम आज कवर कर लेते हैं। लिखो क्वेश्चन क्या था, एनएमआर किस प्रकार से अक्षीय तथा भूमध्य प्रोटॉन के मध्य विभेद दर्शाता है। अक्षीय व भूमध्य प्रोटॉन के मध्य विभेद। एनएमआर किस प्रकार से अक्षीय तथा भूमध्य प्रोटॉन्स के मध्य विभेद दर्शाता है, तो वो हमें देखना है। लिखो इसके अंदर कि सामान्य ताप पर, देखो अभी अपन ने याद है साइक्लोहेक्सेन का मैंने आपको बताया था, है ना, तो उसके अंदर भी मैंने बताया था कि एक तो अक्षीय हाइड्रोजन होता है और एक मतलब एक तो एक्सियल होता है और एक इक्विटोरियल होता है ना, तो उसकी वजह से सिग्नल चेंज हो जाते हैं, है ना, ये बताया था ना, बस यही है, यही हमें एक्सप्लेन करना है। लिखो सामान्य ताप पर अक्षीय एवं भूमध्य प्रोटॉन यानी एक्सियल और इक्विटोरियल, एक्सियल तथा इक्विटोरियल प्रोटॉन्स बहुत ही तीव्र गति से एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते हैं। बहुत ही तीव्र गति से एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते हैं। मतलब एक दूसरे में एक्सियल और जो इक्विटोरियल है प्रोटॉन्स हैं वो चेंज होते रहते हैं इस प्रकार से, ये इसमें बदलता है, ये इसमें बदलता है, ऐसे चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, इक्विटोरियल में अंतर परिवर्तित होते हैं। तब एनएमआर द्वारा ब्लर फोटो, धुंधलित फोटो प्राप्त होती है। ब्लर फोटो प्राप्त होती है मतलब जो स्पेक्ट्रम आते हैं, सिग्नल्स आते हैं, वो ब्लरी होते हैं, ठीक है, धुंधली फोटो प्राप्त होती है, लेकिन -90 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -90 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह अंतर परिवर्तन धीरे हो जाता है। जो इंटरचेंज हो रहा है वो स्लो हो जाता है। -90 डिग्री पे यह अंतर परिवर्तन धीरे हो जाता है, जिससे एनएमआर द्वारा एक्सियल तथा इक्विटोरियल प्रोटॉनों में विभेद किया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिंपल हमें टेम्परेचर कम करना है, -90 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाना है, इससे हमें क्लियर पिक्चर मिलेगी और हम डिफरेंट कर सकते हैं कि ये एक्सियल का प्रोटॉन है और ये इक्विटोरियल का प्रोटॉन है। बस इतना सही था ये क्वेश्चन और इतना ही पूछा गया था इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हम क्वेश्चन के बेसिस पे ही कर रहे हैं अभी तो, ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा, है ना। तो एक और क्वेश्चन था कि डेल्टा तथा टॉ के मान में संबंध, रिलेशन क्या होता है वो बताना है। डेल्टा तथा टॉ के मानों में संबंध को समझाइए, ठीक है। तो इसमें लिखिए, इस क्वेश्चन में लिखिए कि डेल्टा पैमाने के अनुसार, और पूछा किसके संदर्भ में है ये भी सुन लो, टीएमएस के संदर्भ में। टीएमएस हमारा मानक था ना, स्टैंडर्ड था ना, उसके संदर्भ में। तो लिखो डेल्टा के पैमाने के अनुसार, डेल्टा के पैमाने के अनुसार टीएमएस का बैंड
शून्य प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। ये तो डेल्टा की वैल्यू थी। TMS का मान 0 प्राप्त होता है जबकि टॉ पैमाने के अनुसार TMS का बैंड 10 प्राप्त होता है, 10 प्राप्त होता है या माना जाता है। ठीक है, डेल्टा पैमाने के अनुसार किसी प्रोटॉन का रासायनिक शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट, डेल्टा पैमाने के अनुसार किसी प्रोटॉन का रासायनिक शिफ्ट का मान बढ़ता जाता है, रासायनिक शिफ्ट की वैल्यू बढ़ती जाती है, जबकि टॉ पैमाने के अनुसार प्रोटॉन का रासायनिक शिफ्ट की वैल्यू, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम होती जाती है। टॉ के अकॉर्डिंग तो जो केमिकल शिफ्ट है वो कम होता जाता है, घटता जाता है, और उसके अनुसार बढ़ता जाता है। देखो, डी शील्डिंग से केमिकल शिफ्ट, डी शील्डिंग से रासायनिक शिफ्ट, जब डी शील्डिंग होती है, डी शील्डिंग पता है ना, प्रोटॉन की डी शील्डिंग, प्रोटॉन की डी शील्डिंग होती है तो रासायनिक शिफ्ट उच्च क्षेत्र की ओर खिसकता है, उच्च क्षेत्र की ओर खिसकता है। ऐसा माना गया था, है ना, ऐसा माना गया था कि जब डी शील्डिंग होती है कि तो जो केमिकल शिफ्ट है वो हायर फील्ड की तरफ खिसक जाता है, जबकि डी शील्डिंग होने पर जो रासायनिक शिफ्ट है वो निम्न क्षेत्र की ओर खिसकते हैं। तो ऐसा होता नहीं है, वो लोअर रीजन में जाते हैं बजाय हायर रीजन के, है ना, डी शील्डिंग होने पे। आपको ये पता होना चाहिए कि डी शील्डिंग क्या होती है और डी शील्डिंग का केमिकल शिफ्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, निम्न क्षेत्र की ओर खिसक जाते हैं। इस प्रकार जो डेल्टा तथा टॉ का पैमाना है, डेल्टा और टॉ का पैमाना है, उसमें क्या संबंध है वो देख लेते हैं। टॉ इज इक्वल्स टू 10 माइनस डेल्टा, इम्पॉर्टेंट, ये है इसका फॉर्मूला। टॉ का फॉर्मूला क्या आता है, टॉ इज इक्वल्स टू 10 माइनस डेल्टा। ठीक है, आया समझ में इतना? बस कुछ नहीं है, डेल्टा और टॉ के पैमानों में रिलेशन बताना था, वो रिलेशन ये आता है, ये दोनों क्या क्या करते हैं, इनके अकॉर्डिंग जो केमिकल शिफ्ट है उनके मान हमें लिखने थे, वो हमने लिख दिए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लिखो और हेडिंग ही डाल लेना इसकी, इम्पोर्टेंट भी है। लिखो, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल विवेचना। एनएमआर को प्रैक्टिकली समझाना है। ठीक है, और देखो एक और चीज़, एनएमआर और पीएमआर एक ही होती है। जब हम हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो प्रोटॉन बनता है ना, और प्रोटॉन जब हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसे ही निकाल देंगे तो सिर्फ नाभिक ही बचेगा। तो आपको एनएमआर और पीएमआर दोनों में से कुछ भी पूछे ना
तो पूछा एनएमआर, ये कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। लिखो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रयोगात्मक विवेचना। इसमें लिखो जब किसी प्रतिदर्श को, प्रतिदर्श मतलब जो अपना कंपाउंड है, अननोन कंपाउंड है, उसकी बारे में बात हो रही है। जब किसी प्रतिदर्श को दो चुंबकीय क्षेत्र, जब किसी प्रतिदर्श को दो मैग्नेटिक फील्ड जिनमें से एक की रेडियो फ्रीक्वेंसी बदल रही है, रेडियो आवृत्ति चेंज हो रही है और एक स्थिर है, और दूसरा क्या है, स्थिर है। देखो दो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें से एक की तो रेडियो आवृत्ति लगातार चेंज हो रही है और एक स्थिर है, ठीक है। एक स्थिर है, उनके मध्य रखा जाता है किसी भी कंपाउंड को, दो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें से एक की रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है और एक स्थिर है, उनके मध्य रखा जाता है, तो विद्युत चुंबकीय बलों, तो विद्युत चुंबकीय बलों ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सुना है नाम, ईएमएफ, विद्युत चुंबकीय बलों और प्रतिदर्श की अन्योन्य क्रिया। लिखो प्रतिदर्श की अन्योन्य क्रिया, प्रतिदर्श के मध्य अन्योन्य क्रिया से मतलब एक तो ये ईएमएफ की वजह से, और एक जो अपने पास कंपाउंड है उसकी भी आपस में इंटरेक्शन चल रही है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा हुआ है ना, तो इंटरेक्शन से इन दोनों की वजह से क्या होता है कि प्रतिदर्श के मध्य अन्योन्य क्रिया से प्रतिदर्श विशिष्ट क्षेत्र की ऊर्जा का अवशोषण करता है। स्पेसिफिक रीजन से एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, स्पेसिफिक रीजन से एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। देखो ऊर्जा का यह अवशोषण, ऊर्जा का यह अवशोषण रेडियो आवृत्ति संसूचक तथा प्रवर्धक के द्वारा, रेडियो आवृत्ति संसूचक प्लस प्रवर्धक के द्वारा रिकॉर्डर में एनएमआर संकेत मिलता है। अब आप सोचोगे ये रेडियो आवृत्ति संसूचक, रिकॉर्डर, प्रवर्धक ये सब है क्या? तो ये एनएमआर मशीन के अंदर सारी, एनएमआर बहुत बड़ी मशीन है, उसके अंदर ये सब फिट होते हैं जिसके द्वारा हमें एनएमआर के संकेत मिलते हैं। हम उसका डायग्राम देखेंगे अभी, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या होता है, एनएमआर के संकेत प्राप्त होते हैं। अब एनएमआर के मुख्य पार्ट लिखने हैं हमें, जो उसकी मशीन होती है ना उसके मुख्य भाग है। तो लिखो एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर के मुख्य पार्ट, एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर के मुख्य भाग। फर्स्ट लिखो प्रतिदर्श नलिका, जिसमें प्रतिदर्श डाला जाता है, प्रतिदर्श नलिका या ट्यूब। सेकंड लिखो प्रतिदर्श प्रॉप, थर्ड लिखो मैग्नेट चुंबक, फोर्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट है चुंबकीय क्षेत्र, स्वीप, मैग्नेटिक फील्ड स्वीप। फिफ्थ है
रेडियो आवृत्ति प्रेषक। देखो रेडियो आवृत्ति प्रेषक जिसके द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी दी जाती है या फिर बढ़ाई जाती है ना, तो ये वो होता है। 6 लिखो। 6 है हमारा संसूचक। डिटेक्टर, जो डिटेक्ट करता है, मतलब देखता है ये क्या है, इसको डिफाइन करता है, ठीक है। 7 है रिकॉर्डर, जो रिकॉर्ड करता है, किसको? एनएमआर संकेतों को। ये कुछ पार्ट थे, मुख्य पार्ट है, जिन जिन में से होकर अपने को एनएमआर संकेत का एंड में रिकॉर्डर में पता लगता है। तो नेक्स्ट जो हमने डायग्राम है एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर का, वो मैंने यहाँ बना दिया है ऑलरेडी। तो देखो यहाँ पर एक मशीन होती है जिसके अंदर हम अपना सैंपल रखते हैं, सैंपल ट्यूब को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेट जुड़ा हुआ होता है और यहाँ पे मैग्नेट जो हमारे चुंबकीय फील्ड है उसको कंट्रोल करने के लिए मैग्नेट कंट्रोलर होता है, ठीक है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आगे तक रहता है, ठीक है। अब ये आरएफ ट्रांसमीटर मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी जो ट्रांसमीटर है वो लगा हुआ रहता है। देन डिटेक्टर होता है संसूचक, और ये यहाँ से फ्रिक्वेंसी को ऑब्जर्व करके प्रिंटर पे छाप देता है ना। यहाँ से रिकॉर्ड करके क्या करता है, ये ऑब्जर्व करके प्रिंटर पे हमें एनएमआर संकेत दे दिए जाते हैं। तो ये डायग्राम है एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर का, बना लेना, इसको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे वर्क करता है। और जहाँ आप डायग्राम बनाते हो वहाँ आपका क्वेश्चन अच्छा लगता है ना। तो ये डायग्राम बनाने के बाद इसकी विधि लिखो। जिस यौगिक का एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है उसकी, मेथड लिख रहे हैं हम, जिस यौगिक का एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है उसकी 5 से 20 मिलीग्राम मात्रा को उपयुक्त विलायक में घोलकर प्रतिदर्श नलिका, जो हमने पढ़ी थी ना प्रतिदर्श नलिका, उसमें रखा जाता है। घोलकर प्रतिदर्श नलिका टेस्ट ट्यूब के अंदर लेते हैं। प्रतिदर्श नलिका टेस्ट ट्यूब ही है और कुछ नहीं है। टेस्ट ट्यूब के अंदर लेते हैं। तो टेस्ट ट्यूब को विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखा जाता है, जैसा कि यहाँ एक टेस्ट ट्यूब पड़ी है मैग्नेट के बीच में, विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है। और प्रतिदर्श नलिका यानी टेस्ट ट्यूब के चारों ओर प्रेषित कुंडली होती है, जहाँ पर से प्रेषित कुंडली मतलब मैग्नेट कंट्रोलर होती है, जहाँ से मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कंट्रोल किया जा सकता है। आई बात समझ में? इसको इसके बीच में रखा, टेस्ट ट्यूब लेके आए, उसमें सैंपल फिल किया, इसके बीच में रखा और मैग्नेटिक कंट्रोलर है, यहाँ से हम चुंबकीय क्षेत्र की फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहते हैं। अब लिखो, प्रतिदर्श में उपस्थित नाभिकों के चक्रण, प्रोटॉन ही तो हैं इसके अंदर, प्रतिदर्श में उपस्थित नाभिकों के चक्रण द्वारा उत्सर्जित फ्रीक्वेंसी दोलक की रेडियो फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। रेडियो फ्रीक्वेंसी किससे कंट्रोल की जाती है? रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर द्वारा। रेडियो फ्रीक्वेंसी के बराबर हो तो प्रोटॉन द्वारा, तो इस स्थिति में प्रोटॉन द्वारा ऊर्जा का अवशोषण होता है
और ग्रहिता कुंडली द्वारा, जो एक्सेप्टर ट्यूब होती है उसके द्वारा डिटेक्टर तक संकेतों को पहुंचा दिया जाता है, जिससे ग्रहिता कुंडली द्वारा डिटेक्टर तक संकेतों को पहुंचा दिया जाता है तथा रिकॉर्डर पर एनएमआर संकेत प्राप्त होते हैं आई बात समझ में? तो सिंपल सा इसका मेथड था जो हमने डायग्रामेटिक फॉर्म में भी देखा और अभी मैंने समझाया। ठीक है, तो ये चैप्टर के अंदर इतना ही था। सारे क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा करवा दिया है।